अभी तक हम पीछे के जितने भी लेक्चर्स थे उनके अंदर हम सर्किट स्विचिंग के बारे में बात कर रहे थे, जहाँ पर हम किसी भी पैकेट हम एक स्विच को लेते थे और हम स्विच के अंदर किसी भी एक इनपुट पोर्ट को किसी एक आउटपुट पोर्ट से कनेक्ट करते थे। ये जो पोर्ट होते थे ये कई बार स्पेस के अंदर सेपरेटेड होते थे, अलग अलग होते थे, कई बार समय के अंदर टाइम के अंदर स्पेस सेपरेट होते थे। तो जब टाइम में होते थे हम उसको टाइम स्विचिंग कहा था। तो लेकिन ये टेलीफोन के जैसे केस में कि जहाँ पर मेरे को एक डेडिकेटेड पाथ मेरे को बनाना हो कहीं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, और एक बार मैंने बना दिया तो ये बैंडविड्थ रिजर्व हो गई, चाहे वो नंबर ऑफ़ स्लॉट्स हैं एक 125 माइक्रोसेकंड में, चाहे वो फिजिकल पाथ वो हो जाता था। इसलिए इसको हम सर्किट स्विच बोलते थे। हम एक सर्किट क्रिएट करते थे, इसको सर्किट स्विचिंग कहा जाता था। तो इसमें आप एक बार पाथ जब आपको मिल गया, आपने बुकिंग की, आपको पाथ मिल गया, आप चाहे उसका इस्तेमाल करें या ना करें, वो पाथ आपके लिए रिजर्व रहता था। तो इसके अंदर एक चीज़ थी, और ये पहले टेलीफोनी इसी प्रकार चला करती थी। लेकिन इस टाइप के सिस्टम में एक्चुअली एक समस्या है कि मान लीजिए एक दो लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, तो जब ये दो लोग जो बात कर रहे होंगे तो आपस में इनका साथ एक समस्या है कि एक आदमी जब बोलता है तो दूसरा आदमी सुनता है। उस समय पे उल्टी दिशा में सिग्नल नहीं जा रहा होता, बोले ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि एक आदमी बोल रहा है, एक सुन रहा है। जब दूसरा आदमी बोलेगा तो पहला आदमी सुनेगा। तो हमारी आधी कैपेसिटी, क्योंकि नेटवर्क में तो हम दोनों तरफ की कैपेसिटी को रिजर्व करते हैं, तो हमारी आधी कैपेसिटी तो वैसे ही वेस्ट हो गई। फिर दूसरी बात बोलते वक्त बीच बीच में गैप होते हैं, जब शांति होती है, जब हम कुछ बीच में कुछ आवाज़ नहीं हो रही होती है। तो जनरली जब भी हम टाइम के ऊपर प्लॉट करते हैं आवाज़ को, जैसे मैं भी कुछ बोल रहा हूँ और रिकॉर्ड हो रहा है, तो बीच बीच में इस तरीके से गैप हो जाता होगा, ठीक है। तो इन गैप में कोई सिग्नल तो है नहीं, तो हम इसको भी भेज रहे हैं, तो ये भी हमारी वेस्टेज है बैंडविड्थ की। तो सर्किट स्विच में बैंडविड्थ का यूज़ बहुत अच्छा नहीं होता है, वेस्ट बहुत होती है। लेकिन पहले कुछ कारण थे जिसकी वजह से इसका इस्तेमाल होता था। तो लोग पहले से जानते थे कि हम इसको बेहतर कर सकते हैं अगर हम खाली ये जो इन्फॉर्मेशन है, जो बातचीत है, खाली इसको भेजें, ये बीच वाली चीज़ें हैं इनको निकाल दें। तो जब एक दिशा के अंदर जब बैंडविड्थ यूज़ नहीं हो रही है, उसको कोई और इस्तेमाल कर सकता है। यहाँ पे जब यूज़ नहीं हो रही है बीच में गैप्स में, ये भी कोई और इस्तेमाल कर, लेकिन इसको करें कैसे? तो इस बीच में कोशिश की लोगों ने सर्किट स्विचिंग में भी करने के लिए। तो इसमें बेसिकली हम बहुत सारे जो लोग जब बातचीत कर रहे होते थे हम स्विच में लेते थे, और हमने उनको सैंपल थे जो हमें 125 माइक्रोसेकंड पे 125 फिर 250, हर 125 माइक्रोसेकंड के बाद एक आवाज़ का सैंपल चाहिए होता था। तो ये सैंपल्ड सिग्नल हो जाता था, लेकिन ये फिक्स्ड बैंडविड्थ थी तब भी। तो इसके अंदर हम जहाँ पे आवाज़ नहीं हो रही है उन सैंपल्स को हम सप्रेस कर सकते थे। तो लोगों ने उस तरीके से भी कोशिश किया था कि जब सैंपल्स नहीं हैं तो हम 125 माइक्रोसेकंड में 32 में जो वॉइस सर्किट्स में 32 की जगह शायद हम 33 और 34 भेज सकते हैं। तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सैंपल्स हैं खाली उनको भेजें, बीच बीच में गायब कर दें कुछ एक। अगर बहुत ज़्यादा सारे 35-40 के लोग बात कर रहे हैं, उनका सिग्नल आ रहा है, तो गायब कर दें, वरना बाकी को रख दें, बाकी को इसमें डाल दें। लेकिन इसमें हमें ये बताना पड़ता था कि कौन सा वॉइस सैंपल किस स्लॉट में किस आदमी के लिए। इसको हम एसिंक्रोनस टीडीएम कहते थे एक्चुअली। तो कुछ समय तक इसकी कोशिश की गई, लेकिन इसके बाद नेटवर्क्स के अंदर बदलाव हुआ। सबसे बड़ी चीज़ दो बदलाव हुए, एक तो हमारी बैंडविड्थ वो बढ़ गई। ऐसा किस लिए हुआ? क्योंकि ऑप्टिकल फाइबर आ गया था, ठीक है। ऑप्टिकल फाइबर की वजह से जो बैंडविड्थ थी बहुत ज़्यादा हो गई। तो अब एक ऑप्टिकल फाइबर, एक स्ट्रैंड जो होता है कि कुछ टेराबाइट पर सेकंड की बैंडविड्थ दे सकता है, उतनी कैपेसिटी उसके अंदर होती है। हाँ, अगर डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे कैपेसिटी कम होती जाती है। दूसरी चीज़ जो हुई, हमारा को जो कंप्यूटिंग पावर है, कंप्यूटिंग फ्रिक्वेंसी जो कैपेसिटी है, उसमें बढ़त मिली हमको। तो हम बेहतर कंप्यूटर चिप्स बना पाए, और उसकी बदौलत हम सिग्नल्स को डिजिटली प्रोसेस कर पाते थे। तो DSP, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग की हायर कैपेसिटी की अवेलेबिलिटी
एक ये सस्ता होना, ये दोनों चीज़ें बैंडविड्थ और कैपेसिटी दोनों सस्ती हुई। तो इसकी बदौलत इससे पहले टेलीफोन नेटवर्क एक अलग चलता था और कंप्यूटर नेटवर्क अलग चलते थे। कंप्यूटर नेटवर्क में कंप्यूटर होते थे जो कि दूसरे किसी कंप्यूटर से, और ये कंप्यूटर में कैपेसिटी होती थी अगर ये इसके लिए नहीं है तो किसी और को फॉरवर्ड कर सकता है। तो शुरुआत में डार्पा नेट इसी तरीके से बनाया गया था। तो शुरुआती इंटरनेट था। इसके बाद ये राउटर्स हमने स्पेशलाइज कर लिए गए जिसके अंदर से हम बहुत सारे इनपुट में पैकेट्स आते हैं और बहुत सारी जगह जाते हैं। तो इनमें एक आइडिया था जो लगाया गया था कि भाई जैसे मेरे को मेल भेजना है तो मैं कुछ इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करता हूँ, उसके आगे एक मैं हेडर जोड़ देता हूँ। हेडर बताता है ये कहाँ से शुरू हुआ और इसको कहाँ जाना है, और इस पैकेट को मैं यहाँ से अगले नोड पे भेज दिया। अगले नोड ने पैकेट को देखा, इसके हेडर को एनालाइज किया और अपनी राउटिंग इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके इसने बोला ठीक है मैं इसको यहाँ भेज देता हूँ। इस तरीके से पैकेट पूरा रिसीव किया जाता था, फिर आगे भेजा जाता था, फिर रिसीव किया जाता था, फिर आगे भेजा जाता था, जब तक कि वो डेस्टिनेशन तक ना पहुँच जाए। जब डेस्टिनेशन पे पहुँच गया, पैकेट के इस पेलोड वाले पार्ट को खोला जाता था और उसको समझ लिया जाता था। तो इस तरीके से हम फाइल्स को भेज सकते थे, मेल भेजा जाता था इस तरीके से। मेल आज भी इसी तरीके से जाता है, लेकिन जैसे जैसे बैंडविड्थ बढ़ी तो हम इसको कम समय में कर पाते हैं। तो उसी चीज़ को अब थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं डायग्राम के थ्रू। तो ये मान लीजिए समय है, समय नीचे की तरफ को बढ़ रहा है, ये सोर्स नोड है, ये अगला नोड है, ये मान लीजिए बीच में दो नोड हैं N1 और N2, और ये डेस्टिनेशन है। तो अगर मेरे को सर्किट स्विचिंग करनी होती या कुछ करना होता तो पहले मैं यहाँ से एक छोटा सिग्नल भेजूंगा। सिग्नल बहुत थोड़ा सा, कुछ ही बाइट्स होंगे जो यहाँ पूरे पहुँच जाएंगे। तो ये नोड इस पूरे इन्फॉर्मेशन को पढ़ेगा, समझेगा और देखेगा कि सर्किट किधर सेट करना चाहिए, ये अगले नोड को भेजेगा। अब आपने देखा यहाँ पे छोटा सा डिले है, ये प्रोसेसिंग की वजह से, बिकॉज यहाँ पे नॉर्मली क्या होता है कि किसी भी स्विच को आप इस तरीके से समझ सकते हैं, यहाँ पे इसका सॉफ्टवेयर है या इंटेलिजेंस जिसे आप कह सकते हैं। तो ये इंटेलिजेंस सिग्नलिंग भेजती है इसको, ये सिग्नलिंग भेजता है इसको। जब ये कन्फर्मेशन हो जाती है तब ये आपस में स्विच को कॉन्फ़िगर करते हैं, तब एक पाथ सेट हो जाता है। ये सर्किट स्विचिंग में होता था, तो ये वही हो रहा है। पैकेट स्विचिंग में चीज़ें थोड़ी बदल जाएंगी। फिर यहाँ पे अगले स्विच ने किया, ये सिग्नल यहाँ तक पहुँचा, यहाँ पे इसने डी ने एनालाइज किया कि हाँ पाथ सेटअप है, इसने कन्फर्मेशन वापस भेजी। बहुत छोटी सी होगी, एक लाइन से भी ड्रॉ किया जा सकता है इसको, और इसी प्रकार ये स्टोर एंड फॉरवर्ड से यहाँ तक गया। यहाँ पर सोर्स को मालूम पड़ गया कि यहाँ सर्किट सेट हो गया है। अब इसने कम्युनिकेशन चालू कर दिया, पहला बाइट भेजा, कितने मर्जी बाइट भेज सकता है, कितने भी घंटे तक भेज सकता है। ये सर्किट सेट हो गया है, ये आप इंफॉर्मेशन भेज रहे हैं यहाँ पे। फिर तोड़ना है कनेक्शन, तो यहाँ से फिर हमने मैसेज भेजना चालू किया इस तरीके से, और ये मैसेज कनेक्शन को तोड़ता गया, कनेक्शन ख़त्म हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक, सोर्स से डेस्टिनेशन तक का जो डिले है वो डिले होगा खाली इतना। ये डिले क्या है, ये प्रोपेगेशन डिले है खाली। सिग्नल के ट्रैवल करने में कितना समय लगता है ये वो है, बीच में नोड की वजह से कोई प्रोसेसिंग डिले नहीं है। तो सर्किट स्विचिंग ये है। अब यही चीज़ मान लीजिए पैकेट स्विचिंग से करनी होती तो कैसे करते, तो मैं एक लाल कलर से इसको दिखाता हूँ। यहाँ पे हम पहले आवाज़ को सुनते हैं मान लीजिए कुछ समय तक, लेकिन अगर ज़्यादा समय तक आवाज़ सुनेंगे तो देरी हो जाएगी। जैसे जैसे मैं बोलता हूँ आपको वैसे वैसे सुनना चाहिए। तो हमारे बीच में डिले जनरली 250 मिली सेकेंड से कम होना चाहिए, ठीक है, जनरली ये माना जाता है। तो हमने आवाज़ की, आपका आवाज़ को हमने रिकॉर्ड किया, आवाज़ के को डिजिटाइज़ किया, तो हमने उसको बाइट्स में कन्वर्ट कर लिया, पैकेट बना लिया, या कोई और इन्फॉर्मेशन हो सकती है, मेल हो सकती है। तो हमने पैकेट को यहाँ से यहाँ तक भेजा, पूरा पैकेट यहाँ रिसीव हो गया। यहाँ पे इसके हेडर को एनालाइज किया गया, हेडर को एनालाइज करेंगे फिर पैकेट हमने आगे भेज दिया।
ये देखिए सिग्नलिंग नहीं है, ये पैकेट है, इन्फॉर्मेशन भी है इसके अंदर। ये पैकेट हमेशा कुछ इस तरीके से दिख रहा है। यहाँ पे इसका हेडर है और यहाँ पे इसका पेलोड है। ट्रेलर भी पॉसिबल है, ये डाटा लिंक लेयर पे ट्रेलर को यूज़ किया जाता है। तो तीसरे स्टेप में इन्फॉर्मेशन यहाँ पहुँच गई, इन्फॉर्मेशन यहाँ पे कम्प्लीटली रिसीव हो गई। यहाँ पे टोटल सिग्नल को पहला जो मैंने बाइट, पहली जो मैंने आवाज़ बोली, उसको पहुँचने में कितना समय लगेगा? एक समय तो इतना लगा, ये हुआ प्रोपगेशन, ये भी प्रोपगेशन, ये भी प्रोपगेशन। इसके अलावा क्या लगा? ये बोलते हैं ट्रांसमिशन टाइम, ये प्रोपगेशन टाइम। ये तीनों प्रोपगेशन टाइम का सम इसके बराबर होगा। अब ये ट्रांसमिशन टाइम तो 3 बार, क्योंकि बीच में इसको 3 बार ट्रांसमिट किया गया। जब ये डेस्टिनेशन पे पहुंचा तो कितने हॉप्स हैं उस पर डिपेंड करता है। तो ट्रांसमिशन टाइम इंटू नंबर ऑफ हॉप्स प्लस टी प्रोपगेशन, ये दोनों में चूँकि बराबर है, ये इसमें लगता है प्लस यहाँ पे प्रोसेसिंग टाइम। तो ये 2 बार बीच में प्रोसेसिंग की गई, तो h-1 टी प्रोसेसिंग टाइम। ये टोटल मेरा टाइम है अगर मैं पैकेट स्विचिंग से सिग्नल भेजता हूँ, ये टोटल टाइम होता है। और सर्किट स्विचिंग में एक बार सर्किट सेट हो गया, खाली टी प्रोपगेशन है। ये टी पैकेट में हुआ और ये टी सर्किट में हुआ। तो पहले बैंडविड्थ चैनल्स की बहुत कम हुआ करती थी, फाइबर नहीं था, तो उस समय ये टाइम ज़्यादा था, प्रोपगेशन उतना ही था। प्रोसेसिंग टाइम भी ज़्यादा था अगर सेमीकंडक्टर या कंप्यूट कैपेसिटी कम होती है राउटर्स में। सो पहले रियल टाइम ट्रैफिक, जिसमें समय बहुत महत्वपूर्ण है। जब मैं बात कर रहा हूँ आपसे टेलीफोन पे, तो समय बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे ही मैं बोल रहा हूँ वैसी आवाज़ आप तक पहुँचनी चाहिए। इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि बहुत समय लग रहा है आवाज़ पहुँचने में। यहाँ पे समय ज़्यादा लग रहा था, इसलिए पहले ज़माने में टेलीफोनी सर्किट स्विचिंग होती थी। लेकिन जब ये ऑप्टिकल फाइबर आया और डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर आए और कंप्यूट कैपेसिटी मेरी बढ़ी, मेमोरी सस्ती हुई, जिसकी वजह से परफॉर्मेंस कंप्यूटर का बढ़ा, तो हमारे पास ये टाइम एक कम हुआ, ये टाइम मेरा कम हो गया और ये टाइम भी कम हो गया। तो जो सर्किट स्विचिंग और टी पैकेट, जो पैकेट स्विचिंग के बीच में जो गैप था, ये जो गैप था, ये गैप अफेक्टिवली काफ़ी कम होता गया। तो हम कई हॉप्स के बाद भी ये टाइम को अब हम प्रोपगेशन टाइम के आसपास ही लेकर आ पाए हैं या उससे भी कम कर पाते हैं। और शुरुआत में क्या था कि जब इंटरनेट बनाया गया था तो हमने एक आईपी पैकेट स्टैंडर्ड था, जिसके अंदर हम बड़े पैकेट्स भी भेज सकते हैं, छोटे पैकेट भी भेज सकते हैं। तो ये आईपी पैकेट का साइज़ बहुत बड़ा था, तो पैकेट बनाने में टाइम लगता था, तो छोटे पैकेट भेजने पड़ते थे। तो लेकिन हर पैकेट के साथ ही ओवरहेड भी था, तो ओवरहेड बढ़ जाता था अगर हम बहुत छोटे पैकेट बनाते हैं। तो इसके लिए बाद में एक एटीएम नाम के सिस्टम का इजाद किया गया, जिसके अंदर हम 53 बाइट्स के सेल का इस्तेमाल करते हैं। और हम ये इस तरीके से हेडर को हर जगह प्रोसेसिंग का टाइम कम करने के लिए हमने वहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट इन दोनों के मिक्सचर से बनाया गया, उसको बोलते हैं वर्चुअल सर्किट स्विचिंग। सो बीच में फिर एटीएम आया, जब इतना सुधार नहीं हो पाया था ऑप्टिकल फाइबर और डीएसपी की वजह से, सर्किट स्विचिंग से पूरा पैकेट स्विचिंग में आने के लिए। अब आते आते आज के ज़माने में हमारी बैंडविड्थ बहुत ज़्यादा है, तो हमारा ट्रांसमिशन टाइम बहुत कम होता है। जो भी, अगर मान लीजिए पैकेट साइज़ आपका S मान लेते हैं, यहाँ पे अगर बिट रेट मेरा B है, तो जो मेरे को टाइम लगेगा ट्रांसमिशन टाइम, ये होगा। अब मेरे B की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, अब हम गीगाबिट पर सेकंड, 10 गीगाबिट पर सेकंड, 40 गीगाबिट पर सेकंड की बात करते हैं, तो ट्रांसमिशन टाइम बहुत कम हो जाता है सेम पैकेट साइज़ के लिए। लेकिन इस बीच में था कि जब ये B इतना नहीं था, लेकिन लोग चूँकि समझ गए थे अगर मेरे को सिस्टम को एफिशिएंट करना है तो मेरे को पैकेट्स के फॉर्म में भेजना चाहिए, और मैं डाटा को भी साथ में भेज सकता हूँ, तो मैं इंटीग्रेट कर सकता हूँ दोनों टेलीफोन नेटवर्क और डाटा नेटवर्क दोनों को एक साथ। तो उसलिए बीच में आया एटीएम। एटीएम बेसिकली
था इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क, ब्रॉडबैंड इंटीग्रेटेड सर्विस BISDN, ब्रॉडबैंड इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क, ये बेसिकली उसके अंदर था। तो इसके अंदर पैकेट का साइज़ कम कर दिया गया और इसमें एक नई टेक्निक इस्तेमाल की गई। इससे पहले मैं आपको पैकेट स्विचिंग पहले समझा दूं कैसे होता है, उसके बाद मैं आपको वर्चुअल सर्किट स्विचिंग बता दूंगा। जैसे राउटर है मेरे पास, तो पैकेट स्विचिंग के अंदर हमें यहाँ पे राउटिंग टेबल चाहिए होती है कि मैं किस डेस्टिनेशन पर जाना चाहता हूँ, उसके लिए नेक्स्ट हॉप नोड क्या होगा। तो ये क्योंकि नोड कई और राउटर से कनेक्टेड हो सकता है, इस तरीके से टोपोलॉजी हो सकती है, तो हर राउटर को ये पता होना चाहिए कौन से डेस्टिनेशन पर जाने के लिए कौन सा शॉर्टेस्ट पाथ है। ठीक है, वो एक राउटिंग टेबल में लिखा जाता है। यहाँ पे मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूँगा कि राउटिंग टेबल कैसे बनाई जाती है, ये आप कंप्यूटर नेटवर्क में के किसी कोर्स के अंदर देख सकते हैं। तो जैसे ही पैकेट आता है, पैकेट को एनालाइज किया जाता है और फॉरवर्ड किया जाता है। हर बार पैकेट के हेडर में डेस्टिनेशन को चेक करना पड़ता है। तो हम इसको और सर्किट स्विचिंग को मिला सकते हैं। तो ये बेसिकली था पैकेट स्विचिंग, जबकि राउटिंग टेबल रहती है हर डेस्टिनेशन के लिए कौन सा नेक्स्ट हॉप बेस्ट है, कौन सा नेक्स्ट नोड है जिसको मेरे को पैकेट फॉरवर्ड करना चाहिए। ये इन्फॉर्मेशन राउटिंग टेबल में होती है। तो इसके बजाय ये राउटिंग टेबल अभी भी रखते हैं, लेकिन इसकी जगह हम एक और चीज़ बनाते हैं, उसे बोलते हैं फॉरवर्डिंग टेबल। तो जब भी कोई रिक्वेस्ट आती है, मेरे को मान लीजिए इस डेस्टिनेशन पे कम्युनिकेट करना है, तो इसका जो कंट्रोलर है इससे अगले से बात करेगा, बोलेगा भाई एक वर्चुअल सर्किट आइडेंटिफायर मैं अलर्ट कर रहा हूँ इस पर्टिकुलर लाइन पे। तो अब पैकेट जो होगा उसके अंदर डेस्टिनेशन नोड नहीं होता है, उसके अंदर VCID होता है, वर्चुअल सर्किट आइडेंटिफायर, एक नंबर होता है और उसके बाद पेलोड होता है। ये ATM के हेडर के अंदर भी रहता है, उसमें भी वर्चुअल सर्किट आइडेंटिफायर और वर्चुअल पाथ आइडेंटिफायर, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, मैं उतना नहीं जा रहा हूँ। तो सिद्धांततः देर एक वर्चुअल सर्किट आइडेंटिफायर ही खाली होगा वहाँ पे, और कुछ नहीं होगा। तो A0 1 2 3 नंबर और एक लार्जेस्ट नंबर फिर वापस 0 से शुरू होगा। तो ये बोलेगा कि यहाँ पे फॉरवर्डिंग टेबल में कि ये पैकेट मेरे को यहाँ से मिला, सोर्स क्या था, उसका VCID वर्चुअल सर्किट आइडेंटिफायर क्या था, अब मैं किसको फॉरवर्ड कर रहा हूँ, नेक्स्ट हॉप क्या है, और उसका नेक्स्ट हॉप का VCID क्या है, वर्चुअल सर्किट आइडेंटिफायर जो एलोकेट किया है। ये भी अपने कंट्रोलर से अगले स्विच को बात करेगा, ये भी यहाँ फॉरवर्डिंग टेबल में बोलेगा मेरे को प्रीवियस नोड कौन सा था, ये वाली VCID अब यहाँ पर आ जाएगी, मैं अब किसको भेज रहा हूँ उसकी VCID क्या है। तो इस प्रकार सारी टेबल्स के अंदर ये इन्फॉर्मेशन होगी। तो सबसे बड़ी चीज़, राउटिंग टेबल का साइज़ बहुत बड़ा होता है अगर नंबर ऑफ नोड्स ज़्यादा होंगे। फॉरवर्डिंग टेबल में खाली उतने ही एंट्रीज होंगे जितने नेटवर्क फ्लोज उस स्विच के थ्रू पास कर रहे हैं, और इनको भी हम एफिशिएंटली ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो जैसे कोई पैकेट आता है, VCID देखते हैं कौन सा इनकमिंग आया और ये पैकेट कहाँ से आ रहा है, टेबल में देखा, इमीडिएटली उसको अगले किस पे भेजना है और उसका नया VCID क्या होगा, ये बार बार करते हैं और ये डेस्टिनेशन पे बहुत जल्दी पहुंच जाता है। इस तरीके से मैं राउटर के ऊपर जो प्रोसेसिंग रिक्वायरमेंट है उसको बहुत कम कर पाता हूँ। 53 बाइट का मतलब मैं ट्रांसमिशन टाइम को भी बहुत कम कर पाता हूँ। इसी वजह से ATM सेल में ऐसा किया गया था, उसमें वर्चुअल सर्किट स्विचिंग को यूज़ किया गया और पैकेट का साइज़ बहुत छोटा कर दिया गया। इसको हम अब पैकेट नहीं बोलते हैं, सेल बोलते हैं इसलिए, और इसको हम सेल स्विचिंग भी कहते हैं। तो हम बहुत एफिशिएंटली वॉइस को ट्रांसपोर्ट कर पा रहे थे पहले। अब चूंकि धीमे धीमे बैंडविड्थ बहुत अच्छी हो गई तो पैकेट साइज़ को छोटा करने की ज़रूरत नहीं है, और हमारे राउटर्स के अंदर कंप्यूट कैपेसिटी भी बढ़ गया, तो ये जो फॉरवर्डिंग है इसकी रिक्वायरमेंट भी नहीं है फॉरवर्डिंग टेबल की। अब हम राउटिंग टेबल से काम करते हैं। ठीक है, इंटरनली स्विच के अंदर हम चाहें तो फॉरवर्डिंग टेबल बना सकते हैं अगर हम फ्लोज को आइडेंटिफाई कर पाते हैं तो इनफैक्ट IPv6 के अंदर फ्लो लेवल नाम की एंट्री भी होती है जो इस काम को कर सकती है। ठीक है, IP के अंदर भी, इंटरनेट प्रोटोकॉल में भी बदलाव होते रहे, तो हम धीरे धीरे हम सब लोग IPv6 की तरफ पहुंच चुके हैं, काफ़ी लोग ऑलरेडी माइग्रेट कर चुके हैं, बट अभी V4 और V6 दोनों ही चलते हैं। तो ये हुआ वर्चुअल सर्किट स्विचिंग। तो इसका मतलब अब जो मेरे को स्विच जिसके बारे में बात करनी है, मैं पैकेट स्विच की बात करना चाहता हूँ। जब हम वर्चुअल सर्किट स्विचिंग और पैकेट स्विचिंग पे आ गए, तो मैं वर्चुअल सर्किट की बात करनी है जो कि मेरे को एफिशिएंटली स्विच कर सके। तो एफिशिएंटली वो स्विच कैसे करेगा, कैसे बनाया जाए ऐसा स्विच। तो अब मैं कंप्यूटर से भी कर सकता हूँ, कंप्यूटर उसको पढ़ेगा, मेमोरी में रखेगा, फिर दूसरे पोर्ट से भेज देगा, बट पोर्ट भी कम होंगे। तो अब हमको एक स्विच बनाना है जो कि
जिसमें बहुत सारे फिजिकल पोर्ट्स हों। और इसके अंदर ये पैकेट्स आएंगे। अब पैकेट्स में सबसे ऊपर हेडर होगा, फिर उसके बाद पेलोड होगा। हर पोर्ट पे ये आएगा और इस स्विच को, इन पैकेट्स को सही जगह पे रूट करना है। अब हमको ये बनाना है, हम इसको सर्किट सेटअप नहीं करना है, ठीक है। तो ये कैसे काम करेगा, तो इसको जानने की कोशिश करते हैं, तो कैसे बनाया जा सकता है। तो हमने इससे पहले देखा था क्रॉस बार। तो क्या क्रॉस बार से हम इस चीज़ को बना सकते हैं? तो क्रॉस बार से इसको बनाया जा सकता है। तो इसको बनाने का तरीका होगा कि हम एक क्रॉस बार लें, और पैकेट आता है यहाँ पर, और जैसे ही यहाँ पे इसका मतलब पैकेट, मेरे को यहाँ कुछ और भी बनाना पड़ेगा। मैं खाली पैकेट ऐसे आया तो नहीं जा सकता है। तो यहाँ पे हम एक इंटरफेस बोर्ड बोलेंगे, हर इनपुट पे रहेगा। तो पीछे से पैकेट आता है, वो पैकेट यहाँ पे मेमोरी में स्टोर किया जाता है। ऐसे ही पैकेट यहाँ पे भी स्टोर किया जाएगा, यहाँ भी स्टोर किया जाएगा। और जब पैकेट को मेरे को भेजना है, तो मेरे को देखना है उस समय आउटपुट कोई खाली है कि नहीं, जिस पे मेरे को पैकेट भेजना है। अगर आउटपुट खाली है तो मेरे को उस क्रॉस पॉइंट को कनेक्ट करना है और फिर पैकेट ट्रांसमिशन चालू कर देना है। ये क्रॉस पॉइंट को रिलीज नहीं करना है जब तक ये पूरा पैकेट ट्रांसमिट नहीं हो जाता है। जब ये हो गया तो मैं इस क्रॉस पॉइंट को रिलीज कर देता हूँ। तो जैसे जैसे पैकेट आते जाते हैं, तो मेरे को एक कंट्रोलर भी चाहिए, इसका मतलब यहाँ पे, जो कि इन सब से इंफॉर्मेशन लेगा और स्टेटस देखता रहेगा भाई कौन से पैकेट को मेरे को आगे भेजना है और उसका क्रॉस पॉइंट अवेलेबल है कि नहीं है। सो जैसे जैसे क्रॉस पॉइंट अवेलेबल होते जाएंगे हम उसको भेजते जाएंगे। तो मोटा मोटा हम इस तरीके से एक क्रॉस बार से पैकेट स्विच बना सकते हैं। लेकिन इसमें अब एक समस्या है कि हमारे पास जो पैकेट है वो इंटरनेट के अंदर वेरिएबल लेंथ पैकेट होते हैं, वो ATM सेल की तरह नहीं है। अगर ATM होता तो ATM सेल में तो हर चीज़ 53 बाइट है, लाइफ कहीं बहुत आसान होती। उसमें खाली मेरे को ये करना पड़ता है, यहाँ पे सब लोग एक साथ ही सारे पैकेट ट्रांसमिट किए जाएंगे। ये ट्रांसमिशन के टाइम पे सिंक्रोनाइजेशन होगा बेसिकली यहाँ पे। तो इसको मैं थोड़ा दूसरे कलर में बता देता हूँ। यहाँ पे, और जबकि यहाँ पे रिसीव करते वक्त ये अलग अलग समय पे भी आ सकते हैं। ऐसा कोई नहीं है कि वो सही समय पे आए, ये गारंटी करना बड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। तो जिस समय पे आ रहा है उसको यहाँ पे हम स्टोर करते जाएंगे, लेकिन यहाँ से जब ट्रांसमिट करेंगे यहाँ पे क्रॉस बार के अंदर, और जब बाहर निकलेंगे ये सिंक्रोनाइज्ड होगा, ठीक है। ये सिंक्रोनसली अंदर डाले जाएंगे, जिससे कि मैं सारे क्रॉस पॉइंट, तो सारे इनपुट पैटर्न के लिए क्रॉस पॉइंट्स को सेट करूँगा। पैकेट बाहर जाएगा, जब तक उसके पीछे वाले पैकेट हैं वो आएंगे, उनको फिर मैं दोबारा से क्रॉस पॉइंट्स को सेट करूँगा। तो हर स्लॉट में, अगर टाइम न्यू करके प्लॉट करेंगे, तो हर स्लॉट के अंदर, हर पैकेट ड्यूरेशन में मैं इसके कॉन्फ़िगरेशन को चेंज कर सकता हूँ लगातार। ये जब फिक्स लेंथ पैकेट है तब तो करना आसान होता है। फिक्स लेंथ पैकेट में हमेशा इसकी थ्रूपुट भी ज़्यादा होगी। लेकिन इंटरनेट पैकेट्स जो होते हैं वो वेरिएबल लेंथ पैकेट होते हैं, वो फिक्स लेंथ नहीं होते हैं। तो समस्या ये है कि इसमें हम कैसे करेंगे। तो एक छोटा सा केस हम ले सकते हैं कि हमने ये दिया 4x4 का, मैंने एग्जांपल लिया यहाँ पर, और इसको मैंने बोल दिया 1, 2, 3 और 4। पैकेट आया बफर में, और आते ही जैसी अपॉर्चुनिटी मिलेगी उसको ट्रांसमिट करना है मेरे को। अगर आउटपुट पोर्ट खाली नहीं है तो मैं उस क्रॉस बार को नहीं इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो हम देखते हैं कि अगर मैं इसका टाइमिंग डायग्राम ड्रॉ करता हूँ, यहाँ पे फिर बफर है। पूरा पैकेट रिसीव होगा, पूरे पैकेट को चेक करेंगे यहाँ पे इंटरफेस बोर्ड पे, और फिर आगे लाइन में यहाँ आउटगोइंग में ट्रांसमिट कर देंगे। और यहाँ पे पीछे से पैकेट आएगा, ये क्रॉस बार बेस्ड पैकेट स्विच में। तो अगर मैं इसका टाइमिंग डायग्राम ड्रॉ करता हूँ, तो 1 नंबर पे यहाँ, 2 नंबर पे यहाँ, ये इनपुट पोर्ट्स हैं, इस पे पैकेट आ रहे हैं। और जो मैं अंदर लिखूँगा वो होगा, जो पैकेट के अंदर वो होगा कि वो पैकेट जाना कहाँ चाहता है।
हमने पहला पैकेट जैसे यहाँ पर आया, दूसरा पैकेट शायद यहाँ पर आया, तीसरा पैकेट यहाँ पर था, चौथा पैकेट यहाँ पर था। अब ये पैकेट जाना कहाँ चाहते हैं, ये 2 पे जाना चाहता है, ये भी 2 पे जाना चाहता है, ये शायद 1 पे जाना चाहता है। ये याद रखना है, कोई भी 1 नंबर इनपुट 1 नंबर आउटपुट को पैकेट नहीं भेजती है कभी भी, क्योंकि ये टेक्निकली ये यहाँ पे आके ये बाई डायरेक्शनल लाइन में कन्वर्ट हो जाता है। तो 4 कभी भी 4 को नहीं भेजेगा, 3 कभी 3 को नहीं भेजेगा। तो इसके बाद मान लीजिए थोड़ी देर में 2 आता है यहाँ पर, ये भी 2 को जाने के लिए है। कुछ देर बाद 3 आता है 3 को जाने के लिए। यहाँ पर ये 3 के लिए पैकेट आया, ये 4 के लिए हुआ, ये 2 के लिए हुआ, ये 1 के लिए गया, ये 3 के लिए गया। यहाँ पे कैसे ट्रांसमिशन होगा, कैसे हम इसको ऑपरेट करेंगे स्विच को, तो देखते हैं इसको कैसे ऑपरेट किया जाएगा। तो पहले देखते हैं, सबसे पहले पैकेट आया 1, 4 और 2, ये इनमें कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। तो यहाँ पे स्विच, यहाँ स्विच ऑपरेट किया जाएगा, स्विच को कनेक्ट करेंगे तो स्विच को ऑन स्टेट में कर देंगे। स्विच कौन सा ऑन स्टेट में होगा, 1-4 प्राइम वाला ऑन स्टेट में होगा। 1-4 प्राइम ये वाला स्विच है, ये वाले में हो जाएगा हमारा 2-1 प्राइम। यहाँ पे पहले ही मेरा ऑलरेडी 4-2 प्राइम हो चुका है, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। अब ये जब आएगा तो यहाँ पे नहीं कर सकता हूँ मैं, ये पैकेट नहीं ट्रांसमिट होगा, ये पैकेट नहीं ट्रांसमिट होगा। तो जैसे समय जाते जाएगा, अब हम यहाँ पर पहुँचेंगे, यहाँ पर 3 को जाना है 2 से, तो क्या 3 खाली है इस समय, हाँ 3 खाली है इस समय, 3 को कनेक्ट कर सकते हैं। ये स्ट्रिक्टली नॉन ब्लॉकिंग स्विच है, आपको याद रखना होगा, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। सो 2-3 प्राइम में पैकेट जाएगा। इस बीच में जब हम आगे पहुँचेंगे समय, तो अब इसके बाद इसका नंबर आता है। यहाँ पे क्या 1 नंबर खाली है इस समय पे, अगर हम देखते हैं खाली 3 नंबर आउटपुट ऑक्यूपाइड है, 1 नंबर खाली है, तो हाँ ये जाएगा 4-1 प्राइम जो है। तो 4-1 प्राइम हुआ ये, तो ये वाला स्विच क्रॉस पॉइंट एक्टिवेट हो जाएगा। समय जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, इसको 2 पे जाना है, इस समय 2 खाली है, इस समय देखेंगे इस समय 1 और 3 ऑक्यूपाइड हैं, 2 खाली है, तो ये जाएगा 3-2 प्राइम, ये रुकेगा नहीं। जिस समय फिर आगे बढ़ेगा, ये 3 वाला स्लॉट खाली हो गया, अगला पैकेट ये आता है। इस समय देखेंगे ये तो 2 ऑलरेडी मैं ऑक्यूपाइड किया हूँ, आउटपुट पोर्ट नहीं जा पाएगा, ठीक है। और अगर हम आगे चलते जाएंगे तो यहाँ पर जब पहुँचते हैं 3, 2, 4 ये सारे जा पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है इनमें। ये हो जाएगा 2-3 प्राइम, ये 3-2 प्राइम, 2-4 प्राइम होना चाहिए। ठीक है, ये तीनों एक्टिवेट हो जाएंगे। जब हम यहाँ पे पहुँचेंगे, यहाँ पे फिर 3 ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है, ये भी नहीं हो पाएगा, ये पैकेट ड्रॉप हो जाएगा। ये इस तरीके से जब वेरिएबल लेंथ पैकेट्स को हम इसमें हैंडल करेंगे अगर करना चाहते हैं। बट ये कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन है, स्विच इस तरीके से बनाया जाता है। तो जब आप आईपी स्विच या आईपी राउटर खरीदते हैं तो आप सोच रहे होंगे शायद वो इसी तरीके से काम करता होगा। टेक्निकली वो क्रॉस बार ही होता है, लेकिन वो इस तरीके से काम नहीं करता है, क्योंकि ये इनएफिशिएंट मेथड है, ये उतना एफिशिएंट नहीं है। तो इससे जो बेहतर मेथड होगा कि हम टाइम को स्लॉट्स में कन्वर्ट कर दें, फिक्स स्लॉट्स के अंदर। जैसा कि मैंने पिछली बार यहाँ पर बताया था कि हम टाइम्स को फिक्स स्लॉट में कन्वर्ट कर दें तो बेहतर होगा, जो कि एटीएम सेल के लिए जो बेहतर था जैसे। लेकिन तब हम वेरिएबल लेंथ पैकेट को कैसे हैंडल करेंगे, सवाल ये उठता है। तो मैं इस लेक्चर को चूँकि यहाँ पे ख़त्म करता हूँ, और इसके बाद वाले लेक्चर में हम देखेंगे किस तरीके से हम स्लॉटेड सिस्टम्स के अंदर काम कर सकते हैं। स्लॉटेड सिस्टम बट वेरिएबल लेंथ पैकेट, और उसके बाद स्लॉटेड सिस्टम्स के अंदर फिक्स लेंथ पैकेट्स, और फिर वेरिएबल लेंथ पैकेट को किसी फिक्स लेंथ पैकेट्स में कैसे ब्रेक करके, उसे हम बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन, उसे कन्वर्ट करके किस तरीके से हम स्विच को ऑपरेट कर सकते हैं वेरिएबल लेंथ पैकेट के लिए।
हम लोग फ्रेगमेंटेशन की टेक्निक को यूज़ करते हैं आजकल पैकेट स्विचेस बनाने के लिए। वेरिएबल लेंथ पैकेट को फिक्स लेंथ पैकेट में तोड़ा जाता है, उनको स्विच मैट्रिक्स से पास करते हैं और आउटपुट पोर्ट पे वापस असेंबल किया जाता है उनको। ठीक है, तो इसको हम आगे देखेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे।